हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कहते हैं जब डबल इंजन की सरकार होती है या डबल इंजन कहीं भी लगता है तो वो बहुत अच्छा करता है। ये स्टॉक मार्केट में मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ, अगर हम कोई कंपनी चूज करते हैं, वो अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन वो उस सेक्टर में है जिस सेक्टर में भी अभी बहुत तेजी आई हुई है, या हम बोल सकते हैं फ्यूचर में उस सेक्टर में बहुत ग्रोथ होने वाला है, तो ये डबल इंजन की सरकार बोला जा सकता है कि हमने कंपनी भी अच्छी चूज करी है और जो सेक्टर है उसमें भी बहुत ग्रोथ आने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के बारे में। अगर हम बात करें ओवरऑल कौन सी थीम चल रही है आजकल, तो रेलवे सेक्टर की थीम चल रही है, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की थीम चल रही है, या हम बोल सकते हैं रिन्यूएबल सेक्टर की थीम चल रही है, जिसपे जो गवर्नमेंट है या जिसपे जो इंडिया की जो डिमांड अभी आगे आने वाली है। तो आज हम बात करेंगे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की दो कंपनीज के बारे में, जिसमें से एक कंपनी का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। इंटरनेशनल से ही समझ में आता है कि वो इंडिया में नहीं बाहर भी काम करते हैं। और अगर दूसरी कंपनी की बात करते हैं तो वो आरवीएनएल है। अगर हम दोनों कंपनी की बात करें तो दोनों ही रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इरकॉन इंटरनेशनल की, तो जो बहुत बड़े बड़े लार्ज स्केल के जो प्रोजेक्ट होते हैं या जो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, उसको कंप्लीट करने की जो क्षमता है वो इरकॉन इंटरनेशनल में है। अगर हमको याद होगा कि 11 किलोमीटर का जो जम्मू कश्मीर जो टनल बना था, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टनल है, और उससे 1 या 1.5 दिन का जो सफर है भी कुछ घंटों में ही तय हो जाता है, तो ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है वो इरकॉन इंटरनेशनल ने किया है। इस समय इनके कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं या चलने वाले हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर को जो पूरे इंडिया से जोड़ेगा वो प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसका ऑर्डर बुक है अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ रुपीस। इसके अलावा उनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इरकॉन इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट चल रहा है सिक्किम में भी। सिक्किम को भी जो अच्छी तरह से नेटवर्क बनाएगा या इंडिया से जोड़ेगा, उस प्रोजेक्ट का अप्रोक्सीमेट ऑर्डर वैल्यू है 8,200 करोड़ रुपीस। यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने की क्षमता है इरकॉन इंटरनेशनल में। अब अगर हम बात करते हैं आरवीएनएल की, यानी रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करते हैं, तो 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया था, और इसका जो मेन काम रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जो भी इसको काम मिलेगा वो उसको काम को कंप्लीट करवाएगा, इंप्लीमेंटेशन करवाएगा। इनका काम भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जैसे कि सिंगल लाइनिंग या डबलिंग करना है या इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, तो इस तरीके के ये काम करते हैं। यानी दोनों ही कंपनी का अगर ओवरऑल सेक्टर देखा जाए तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आरवीएनएल के केस में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उनको काम देता है, उस पर ये अप्रोक्सीमेटली 8% से 10% का कमीशन लेते हैं। और अगर हम बोल सकते हैं कि जो आरवीएनएल है वो एसेट लाइट बिजनेस पे काम करता है। अगर हम इरकॉन की बात करते हैं, अगर उसके मार्केट कैप की बात करते हैं, तो उसका मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़ रुपीस है, और अभी जब प्राइस चल रहा है 224 रुपीस। और अगर हम बात करें आरवीएनएल की, तो उसका जो मार्केट कैप है 54,000 है, यानी कि इरकॉन से आरवीएनएल का अप्रोक्सीमेटली मोर देन डबल उसका मार्केट कैप है, और उसका प्राइस अभी चल रहा है 259 रुपीस। अब अगर इनके रेवेन्यू मिक्स की बात करते हैं, तो इरकॉन के केस में रेलवे सेक्टर से इनको 94% मिलता है, हाईवे से 5% और अदर से 1%। और अगर बात करते हैं आरवीएनएल की, तो नॉन मेट्रो से 83%, मेट्रो से 9% और जोनल रेलवे प्रोजेक्ट से 8% का है इनका। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, इरकॉन इंटरनेशनल बाहर की कंट्रीज में भी काम करता है, तो उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मलेशिया में, साउथ अफ्रीका में और अल्जीरिया में। अगर हम बात करें इरकॉन इंटरनेशनल की, तो उनका जो मैनेजमेंट है वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इसी के चलते उन्होंने जॉइंट वेंचर किया, और इसके थ्रू वो जनरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी 500 मेगावाट की। अब अगर इनके आईपीओ की बात करते हैं, तो इरकॉन का आईपीओ आया था सितंबर 2018 में। उसका आईपीओ प्राइस था 475 रुपीस, और अभी प्राइस चल रहा है 224। तो आपको देख के लगेगा कि ये डिग्रोथ में चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका स्प्लिट हुआ था 1:5 में। यानी कि हम इसके आईपीओ के प्राइस को 5 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा 95 रुपीस। और ये भी मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद इनका बोनस भी आया था 1:1 का, यानी इसको हम और डिवाइड कर देते हैं 1/2 से। तो हम बोल सकते हैं इसका अगर ये सब एडजस्ट करते हैं तो इसका आईपीओ प्राइस हो जाता है 47 रुपये 50 पैसा। इसके हिसाब से अगर देखें तो रिटर्न सिंस आईपीओ, यानी कि आईपीओ से अभी तक का इसका रिटर्न 4.7 टाइम्स है। और अगर बात करते हैं आरवीएनएल का, तो उसका आईपीओ प्राइस 19 रुपीस था, अप्रैल 2019 में आया था। और अगर इसके रिटर्न की बात करते हैं आईपीओ से, तो ये 13.6 टाइम यानी 13 गुना तक रिटर्न दे चुका है। यानी आरवीएनएल ने अगर आईपीओ के टाइम से देखा जाए तो कम समय में ही इरकॉन से बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो अब हम दोनों कंपनीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं। चलिए अब इनके नंबर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर ही होती है। हो सकता है कि कोई कंपनी किसी ऐसे सेक्टर से आती हो जो बहुत अच्छा कर रहा है, वो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, उस कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छा है, इस कंपनी के बारे में लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अगर नंबर अच्छे नहीं है तो वो कंपनी कभी भी आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती है। और हो सकता है कभी शॉर्ट टर्म में रिटर्न दे भी दे, लेकिन ओवरऑल वो आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगी। तो चलिए अब नंबर पे बात करते हैं। तो मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं।
तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्रॉफिट टाइम्स या ईपीएस टाइम्स। आखिर कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को कितने टाइम्स कर पा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब यहाँ पे हमने 2015 से लेके 2024 एक्सपेक्टेड के उनके प्रॉफिट लिए गए इरकॉन और आरबीएल के। अगर हम देखते हैं 2015 से 24 तक अगर देखा जाए अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स का अगर हम डेटा लेते हैं तो इरकॉन का जो टाइम्स है यानी 1.6 टाइम्स यानी 60% बोल सकते हैं कि ग्रोथ में आया है। तो और आरबीएल देखें तो 4.3 टाइम्स यानी कि इसने सिर्फ 1.6 टाइम्स करके दिया है प्रॉफिट और आरबीएल ने दिया 4.3 टाइम्स। यही सेम हमको दिख रहा है उनके स्टॉक रिटर्न में, यानी जो जितना प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेगा ओवरऑल स्टॉक का रिटर्न भी उतना ही होगा। कभी भी हम कंपनी का लॉन्ग टर्म देखते हैं यानी उसने ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। अब थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा भी देखते हैं कि रिसेंट किसने ज्यादा अच्छा किया। अब अगर हम 2020 से 24 का डेटा लेते हैं तो इरकॉन ने 1.94 टाइम्स किया अपना प्रॉफिट को और आरबीएल ने 1.92 टाइम्स, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इरकॉन ने लेटेस्ट में ज्यादा अच्छा किया। इवन अगर इरकॉन का हम डेटा लेते हैं 15 to 24 में ही उसने 1.6 टाइम्स किया था, लेकिन अगर हम 20 से 24 देखें तो 1.94 टाइम्स है। इसका मतलब कि इरकॉन ने लॉन्ग टर्म की अपेक्षा में जो ये 5 इयर्स का डेटा है वो उसका थोड़ा ज्यादा अच्छा है। चलिए अब आ जाते हैं एकदम छोटा सा डेटा यानी कि 23 से 24 एकदम लेटेस्ट में किसने अच्छा किया। अगर हम इरकॉन की बात करते हैं 1.23 टाइम्स यानी 23% का ग्रोथ दिखाया उसने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अगर यहीं पे हम आरबीएल को देखते हैं तो 2% का ग्रोथ 1.0 टाइम यानी 2% का ग्रोथ दिखाया। यानी कि हम बोल सकते हैं ओवरऑल कि लॉन्ग टर्म यानी बहुत यानी 10 साल का डेटा देखें तो आरबीएल ने अच्छा किया जो उसके स्टॉक प्राइस में नजर भी आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म यानी 5 साल की बात करते हैं या 1 साल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको इरकॉन के नंबर ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रॉफिट टाइम्स अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल देखा जाए लेटेस्ट में अभी इरकॉन ज्यादा अच्छा कर रहा है। तो अब चलिए चलते हैं। देखिए कभी कोई कंपनी अगर प्रॉफिट अच्छा कर रही है तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका सेल्स भी अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर सेल्स उसका स्टैग्नेंट है, ज्यादा बढ़ नहीं रहा और सिर्फ प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो उसका मतलब है या तो उनका अदर इनकम से आ रहा होगा प्रॉफिट या तो हो सकता है कि उनका ओपीएम बढ़ता जा रहा होगा। लेकिन ओपीएम कब तक बढ़ेगा 30, 40, 50, लेकिन अगर सेल्स में ग्रोथ नहीं हो रही यानी अपना प्रोडक्ट ही सेल नहीं कर पा रहे या अपना सर्विसेज सेल नहीं कर पा रहे तो मुझे वो कंपनी ज्यादा पसंद होती है जो सेल्स में भी अच्छा ग्रोथ दिखाती है और साथ तब उसका प्रॉफिट भी साथ साथ में बढ़ता रहे, तो वो ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। चलिए अब इनके सेल्स टाइम भी देख लेते हैं। यहाँ भी हम सेम डेटा लेते हैं 15 से 24 का। तो इसमें देखते हैं अगर 15 से 24 का अगर हम डेटा देखते हैं तो इरकॉन की जो सेल्स हुई है वो 4 टाइम्स हुई है और अगर आरबीएल की सेल्स देखते हैं तो 6.6 टाइम्स। यानी इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब लॉन्ग टर्म का डेटा देखा जा रहा है यानी 10 साल का डेटा तो आरबीएल ने अच्छा किया है। इसीलिए सिंस आईपीओ अगर हम रिटर्न देख रहे हैं तो आरबीएल का रिटर्न हमको बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम्स है। अगर हम 20 से 24 का डेटा देखते हैं तो इरकॉन का 2.3 टाइम्स है और आरबीएल का 1.4 टाइम। यानी यहाँ भी सेम आपको दिख रहा है जैसे 5 इयर्स में वहां पे प्रॉफिट इरकॉन का ज्यादा अच्छा था तो यहाँ सेल्स भी इरकॉन का ही ज्यादा अच्छा है, यानी कि लेटेस्ट में इरकॉन ज्यादा अच्छा कर रहा है। अब अगर बात करते हैं 23 से 24 यानी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इरकॉन और आरबीएल में किसका अच्छा सेल्स है तो यहाँ हम देख सकते हैं 1.19 यानी 19% की ग्रोथ है इरकॉन की लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेल्स में और इसी तरह से आरबीएल का ओनली 3% का ग्रोथ है। यानी लेटेस्ट में हम बोल सकते हैं चाहे वो सेल्स हो या प्रॉफिट हो इरकॉन ने ज्यादा अच्छा किया रेदर देन आरबीएल। देखिए स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हम पूरी तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन हमें हमेशा कंपनीज के रिजल्ट जरूर देखने चाहिए। अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे हमारी नजर बनी हुई तो उसका इंपैक्ट जरूर पड़ता है। अगर मान लेते हैं किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हमको लग रहा अच्छा आना चाहिए या एवरी क्वार्टर वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 25% का ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन इस क्वार्टर पर्टिकुलर जिस क्वार्टर जिसको हम देखने जा रहे हैं उसमें अगर उसका डिग्रोथ आ गया है या एकदम फ्लैट रहा है तो चांसेस रहते हैं, ये 100% श्योर नहीं लेकिन चांसेस रहते हैं कि वो स्टॉक गिर सकता है। तो चलिए अब देखते हैं दिसंबर 23 यानी कि जो क्वार्टर 3 आया था फाइनेंशियल ईयर 24 का उन दोनों के रिजल्ट देखे जाए, किसके इरकॉन के और आरबीएल के रिजल्ट देखते हैं। अगर दोनों की सेल्स देखते हैं तो इरकॉन का जो सेल्स है 23% की ग्रोथ दिखाया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हमेशा हमें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ही देखना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता है। अब अगर बात करते हैं आरबीएल यानी 6% का डिग्रोथ है उनका दिसंबर 22 से दिसंबर 23 के डेटा में। इसी तरीके से अगर दिसंबर 23 के रिजल्ट प्रॉफिट टर्म्स में देखते हैं तो 29% की ग्रोथ हुई है
इन केस ऑफ इरकॉन और 6% की डी ग्रोथ हुई है इन केस ऑफ आरबीएनएल। यानी कि अगर मैंने ये रिजल्ट देखे होते और मेरे पास दोनों स्टॉक होते और मुझे लगता है मुझे किसी एक में से पैसा निकालना है, तो हो सकता है मैं आरबीएनएल को थोड़ा सा जरूर से जरूर बेचता। चलिए अब बात करते हैं डेट टू इक्विटी की। देखिए दोनों ही कैपेक्स वाली कंपनी है, यानी कि दोनों को डेट की जरूरत होती ही है। अब अगर दोनों के डेट देखते हैं हम लोग, तो अगर हम देख सकते हैं कि आरबीएनएल और चाहे इरकॉन दोनों के डेट धीरे धीरे कम हुए, लेकिन अगर करंट देखा जाए तो 0.3% है इरकॉन का और 0.76 है आरबीएल। यानी डेट टू इक्विटी रेशियो के केस में बोल सकते हैं कि हमारा विजेता कौन है, इरकॉन इंटरनेशनल। इसी तरीके से हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, 12%, 13%, 15% ये है हमारा इरकॉन का, और इसी तरीके से 5 इयर्स में 18%, 3 इयर्स में 19% और लास्ट ईयर 20%। यानी आरओई के केस में हम बोल सकते हैं हमारा विजेता निकल के आता है आरबीएनएल। अगर हम ओपीएम की बात करते हैं तो हमें ओपीएम थोड़ा सा बेटर नजर आता है इरकॉन के केस में कंपेयर टू आरबीएनएल। ये 7% है, 7% है, और ये अगर हम बात करते हैं आरबीएनएल को तो 6%, 6% ऐसा है। यानी 1% का ओपीएम थोड़ा मैटर करता ही है। चलिए अब बात करते हैं ऑर्डर बुक की। अगर हम ऑर्डर बुक देखते हैं तो इरकॉन की जो ऑर्डर बुक है वो 32,500 करोड़ है, और अगर हम बात करते हैं आरबीएनएल की तो 65,000 करोड़ है। अब देखा जाए अगर हम एक रेशियो यहाँ पे निकालते हैं ऑर्डर बुक बाय मार्केट कैप, यानी कि ऑर्डर बुक किसकी बेटर है कंपेयर टू मार्केट कैप, यानी अगर ये डेटा हम निकालते हैं तो इरकॉन के केस में 1.5 टाइम्स है, और अगर हम देखा जाए ऑर्डर बुक मार्केट कैप के हिसाब से ओनली 1.2 टाइम्स है आरबीएनएल के केस में। यानी कि हम बोल सकते हैं अपने मार्केट कैप के हिसाब से इरकॉन के पास ज्यादा अच्छी ऑर्डर बुक है कंपेयर टू आरबीएनएल। यानी इस पर्टिकुलर रेशियो को भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी आरबीएनएल विजेता निकलता है। अब चलिए बात करते हैं वैल्यूएशन की, यानी कि लॉन्ग टर्म में निकला था आरबीएनएल अच्छा, लेटेस्ट की बात करें 4-5 ईयर्स या लास्ट ईयर्स की बात करते हैं तो इरकॉन अच्छा निकला। अब चलिए इनके वैल्यूएशन की बात करते हैं, आखिर कौन हमको चीप मिल रहा है, कौन हमको ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के लिए हमने यहाँ 3 पैरामीटर लिया है, स्टॉक पीई लिया है, पीईजी लिया है और प्राइस टू बुक वैल्यू लिया है। अगर बात करते हैं इरकॉन का तो 22.4 का पी चल रहा है, और अगर बात करें आरबीएनएल का 37 का पी चल रहा है। यानी दोनों कंपेयर करते हैं तो अभी ज्यादा महंगा वैल्यूएशन आरबीएनएल का है। लेकिन अगर मीडियन पी देखते हैं हम, अगर इरकॉन का तो 10 का है, और अगर मीडियन पी देखते हैं आरबीएनएल का तो 7 का है। तो यानी अपने मीडियन पी के हिसाब से तो दोनों ही महंगे चल रहे हैं, लेकिन अगर कंपेयर करते हैं तो इरकॉन यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिल रहा है कंपेयर टू आरबीएनएल। अब बात करते हैं पीजी। पीजी रेशियो होता है जो 1 से हमेशा कम होना चाहिए, यानी दोनों ही के केस में 1 से ऊपर है, यानी दोनों ही अभी थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, जो हमने मीडियन पी और के हिसाब से भी देखा है। लेकिन जब कोई सेक्टर बहुत अच्छा करता है तो हमको सस्ते में मिलने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपेरेटिवली सस्ता देखा जाए तो यहाँ पे इरकॉन है। अब बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। इसके केस में भी 3.79 की प्राइस टू बुक वैल्यू है इरकॉन की, और 6.83 की है आरबीएनएल की। तो तीनों ही केस में हम देख सकते हैं इरकॉन ज्यादा सस्ता है कंपेयर टू आरबीएनएल। अब चलते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन पे। पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ कि मेरी जो होल्डिंग है इरकॉन इंटरनेशनल में ऑलरेडी है, तो हो सकता है मैं थोड़ा बायस हो रहा हूँ क्योंकि ये मेरे भी कंट्रोल में कभी नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं नहीं हूँ, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो मेरी यहाँ पे ऑलरेडी इरकॉन में होल्डिंग है। अब अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो दोनों ही कंपनी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि दिसंबर 23 का रिजल्ट आरबीएनएल का कम अच्छा है और इरकॉन का ज्यादा अच्छा है तो इरकॉन ज्यादा अच्छी कंपनी होती है, लेकिन ओवरऑल भी मुझे इरकॉन ज्यादा अच्छी कंपनी लगती है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं कि आने वाले समय में कौन ज्यादा रिटर्न देगा, क्योंकि अभी तक तो देखा है तो आरबीएनएल ने ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है कंपेयर टू इरकॉन। अब दोनों ही कंपनी अगर देखा जाए तो फंडामेंटली अच्छी है और इस समय पीएसयू कंपनीज अच्छी भी कर रही है, लेकिन दोनों ही कंपनी इस समय देखा जाए तो थोड़े महंगे दाम पे मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो हम वेट करें और सिर्फ देखते रहें, और अगर उस प्राइस पे हमारे प्राइस पे नहीं आता, मान लेते हैं मेरे को लगता है कि इरकॉन जो है 180 तक आएगा तब मैं खरीदूंगा, लेकिन मान लेते हैं वो 200 तक आता है और उसके बाद वो 180 नहीं आता है, तो मेरी ये ट्रेन छूट जाएगी। तो इससे बेटर है मैं जो पर्सनली करता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ, वो आपका डिसीजन है कि आप क्या करते हैं। तो अगर मान लेते हैं मेरा कोई भी 1 लाख रुपए मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो मैं जितना भी मेरे को इन्वेस्ट करना है तो उसका मे बी 60% 70% मैं अभी इन्वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि रेदर देन मेरे को लगे कि मैं छूट जाऊं उस चीज से, क्योंकि ये सेक्टर भी आने वाले समय में अच्छा होने वाला है। और अगर इरकॉन की स्पेशली बात करते हैं 22 का भी बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होता है, बट आपको रेडी रहना चाहिए कि अगर आगे और नीचे चला जाता है तो आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए जो आप आगे भी जाके उसकी एवरेजिंग कर सके। इसीलिए मैंने बोला अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो 60-70,000 अभी कर दीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे एक 5% या 10% की गिरावट पे और इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब एंड में वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है,
कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो आपका होगा और अगर लॉस होगा तो वो भी आपका होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।